हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संघवाद। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा संघवाद के बारे में बता दूं कि क्या होता है संघवाद। यानी कि संघवाद को इंग्लिश में कहा जाता है फेडरलिज्म। इसकी उत्पत्ति जो है ना, लैटिन शब्द फोइडस से हुई है, यानी कि FOEDUS, जिसका ये अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता यानी कि अनुबंध। देखिए, संघ में क्या होता है ना कि दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता जो है साझा होती है और उससे संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता होता है। यानी कि इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संघवाद जो है ना, सरकार का ऐसा रूप है जिसमें देश के भीतर यानी कि देश के अंदर ही जो है सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हों। यानी कि पहला स्तर केंद्रीय स्तर का हो और दूसरा स्थानीय या फिर जो है कह सकते हैं राज्य स्तर का हो। ठीक है, अगर भारत के रेफरेंस में बात करें तो भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य जो है अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो संघवाद को आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ये अध्याय देखेंगे, इस अध्याय में हम भारत के राजनीतिक मानचित्रों यानी कि 1947 से 2017 तक के जो है राजनीतिक मानचित्र देखेंगे और इसमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। राज्यों की सीमाएं और नाम बदल गए। ठीक है, राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे ना जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया था, गठित किया था। फिर जो है कुछ देसी रियासतें जो थीं, इनका स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। ठीक है, और इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया और इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। आप सभी को पता ही है, हमारा उत्तर प्रदेश एक जीता जागता उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल दिए गए। जैसे देखिए, मैसूर का नाम जो है कर्नाटक पड़ गया, मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया। तो ये मानचित्र जो है ना 70 वर्षों में हुए परिवर्तन को दिखाते हैं और एक तरह से ये नक्शे हमसे जो है भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी भी कहते हैं। अब जो है हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम क्या क्या जान लेंगे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हम ये जान लेंगे कि संघवाद क्या है। दूसरी चीज़ हम ये जान लेंगे कि भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है। तीसरी चीज़, केंद्र और राज्य के संबंध से जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं। चौथी चीज़, विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक जो है विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या हैं। तो इन सब के बारे में हम जान लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैपिंग देख लीजिए। यहाँ है जम्मू कश्मीर, यहाँ है पश्चिम पाकिस्तान, राजपूताना, पंजाब, संयुक्त प्रांत। ठीक है, ये देखिए मैपिंग की हुई है और ये 1947 में भारत संघ के प्रांत हैं। और ये देखिए, ये भारत जो है ठीक है। और अब बात करेंगे संघवाद क्या है। तो देखिए, सोवियत संघ जो है ना विश्व की एक महाशक्ति था उस समय, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ जिनने जो है मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया और सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण जो है यानी कि सोवियत संघ के अलग होने के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों के जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थी। और इसके अलावा ना उज्बेकिस्तान जैसे जो विभिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्र थे, इन पर रूस के आधिपत्य ने विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्य जैसे देखिए चेकोस्लोवाकिया हो गए, युगोस्लाविया हो गए, पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई। और भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं है कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वह अपना अखंड और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। आखिर जो है ये उपलब्धि का आधार क्या है।
क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय जो है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को जाता है? तो बिल्कुल कह सकते हैं। और ऊपर हम जिन देशों के उल्लेख किए हैं वे सभी संघीय राज्य थे, ठीक है, पर वे एकजुट नहीं रह सके। अब इससे ये लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा भारतीय भूभाग है एक महाद्वीप है, ठीक है, एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाई लोग रहते हैं। आप वहीं साउथ चले जाइए, नॉर्थ इंडिया चले जाइए, ठीक है, अलग संस्कृति देखने को मिलेगी, अलग भाषा देखने को मिलेगी, अलग अलग पूर्वोत्तर राज्य में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी छोटी भाषाएं बोली जाती हैं और विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इसीलिए तो कहा भी जाता है, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है ना। तो देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं, ठीक है। और ये जो विविधताएं हैं ना, इन विविधताओं के बावजूद हम जो है एक साझी जमीन पर रहते हैं, हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर आप बात करें उन दिनों की जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे बीच दूसरी कई समानताएं थी और इसी कारण ना हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो है भारत को विविधता में एकता, ठीक है, इसके रूप में परिभाषित किया गया। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की भी संज्ञा दी गई, है ना, ये चीज़ है। देखिए, संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हों। शासन का जो सिद्धांत होता है, इसके रूप में संघवाद जो है ना विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप जो है वो ग्रहण करता है, ठीक है। और संघीय राज्य की शुरुआत जो है कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई। लेकिन ध्यान रखेंगे वो जो है जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद जो है कुछ मूल अवधारणाएं और विचार जो है अवश्य है। देखिए अमेरिका से किस प्रकार भिन्न है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, भारत का जो संविधान है ना, इसमें फेडरेशन शब्द का यूज़ नहीं किया गया है, इसमें यूज़ किया गया है यूनियन, यानी कि संगठन को प्रमुखता दी गई है। आप अगर संविधान का पहला भाग देखेंगे तो इसका शीर्षक ही है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 में है, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों के संगठन को संघीय संगठन बताए जाने से जो है संगठन की अहमियत कम नहीं हो जाती, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए, निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें से एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, ठीक है। अभी मैं ये भी आप बताऊंगी कि केंद्रीय स्तर के मुद्दे कौन होते हैं, राज्य स्तर के यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के क्या क्या पोर्शन है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की भी व्यवस्था होती है, ठीक है, पर भारत में इकहरी नागरिकता है। अब अगर दोहरी नागरिकता की बात करें तो देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता होनी चाहिए, दूसरा आप जिस देश में रहते हैं उस देश की नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे भारत में इकहरी नागरिकता है। तो इस प्रकार लोगों के साथ साथ जो है दोहरी नागरिकता, ठीक है, दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। क्या होते हैं? वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। तो प्रत्येक स्तर की जो है राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है, और वहाँ एक अलग सरकार भी होती है।
अगर दोहरे शासन की बात करूं तो इसकी विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। ये संविधान सर्वोच्च होता है, दोनों सरकारों की शक्तियों का भी स्रोत होता है, ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे कि प्रतिरक्षा हो गया या फिर मुद्रा का उत्तरदायित्व हो गया, है ना, तो ये जो है संघीय या फिर केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषयों पर ना प्रांतीय राज्य सरकारें जो होती हैं वो जवाबदेह होती हैं। अगला, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है, जो क्या करती है, जो संघर्षों का समाधान करती है। और न्यायपालिका को ना केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में जो भी कानूनी विवाद उठते हैं ना, उनको हल करने का अधिकार है। तो ये जो संघवाद होता है ना, इसके वास्तविक कामकाज का निर्धारण जो होता है राजनीति, संस्कृति, विचारधारा, इतिहास की वास्तविकताओं से होता है, यानी कि आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान, संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है, ठीक है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से ना ये भी तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा, और यदि कोई एक इकाई जो है प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए ना, तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या फिर लोग नहीं है ना, उनमें विरोध पनपता है। और ऐसी स्थिति में ना जो नाराज इकाइयाँ होती हैं अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं। नौबत क्या होती है, गृह युद्ध, ठीक है, तो गृह युद्ध तक नौबत आ सकती है, और बहुत से देशों ने इस अनुभव से जो है गुजरना भी पड़ा है। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं नाइजीरिया के रेफरेंस में कि नाइजीरिया में संघवाद का क्या स्वरूप है। देखिए, यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहाँ संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल हो जाती है। नाइजीरिया के उदाहरण के रूप में हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, 1914 तक ना उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे, ठीक है, और जिस प्रकार हमारा भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी तरह 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया भी ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में जो है इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातीयताएं एरूबा, इबो और हाउसा फुलानी हैं, ठीक है, और इनके नियंत्रण में ना क्रमशः देश के 3 क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे, और इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था, ठीक है, और इसके द्वारा ना अनेक क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। अब इससे क्या हुआ, इससे वहाँ एक सैनिक शासन की स्थापना हुई, और 1960 में संविधान के केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस पर नियंत्रण करती थी। 1979 में जो है के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में क्या हुआ कि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद जो है वो बने रहे। नाइजीरिया संघ के सामने ये समस्या भी बनी रही कि तेल के जो संसाधन है इससे प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा, यानी कि इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद जो है बरकरार है। ये तो पढ़े हम नाइजीरिया के रेफरेंस में। अब आइए हम अपने भारत के रेफरेंस में बात करते हैं कि भारतीय संविधान में संघवाद क्या है। देखिए, आज़ादी से पहले ही ना राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा, ठीक है। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से आप सभी को पता है कि एक विशाल और बहुत ही अधिक विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश है। अब ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था, और भारतीय संविधान द्वारा ना ऐसा ही किया गया। यानी कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारत जो संविधान है इसके पहले अनुच्छेद में कहा भी गया है कि भारत, ठीक है, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान लिखा, ठीक है, जिन्होंने संविधान पे डिस्कस किया, तो इन्होंने संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उत्सुक थे। और यही कारण था
यही कारण था कि भारत के संघीय शासन में ना एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को भी अपनाना हुआ, है ना। और वास्तव में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में ना संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान है। देखिए, उन्हें ये भी जो है भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं, जाहिर सी बात है ना। अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग भाषाई क्षेत्र है, तो ये जो विविधताएं हैं, ये जो अनेकताएं हैं, इन अनेकताओं को मान्यताएं देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्र और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी और इन क्षेत्रों के लोगों को ना स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। और अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। अब प्रश्न केवल ये था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए, और मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो विभाजन था, इसके पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। ठीक है, लेकिन भारत के विभाजन का निर्णय होने पर ना संविधान सभा ने ऐसी सरकार का गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता और राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। तो भारतीय संविधान द्वारा जो है अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा, है ना। और इस प्रकार क्या हुआ कि विविधता को मान्यता देने के साथ ही ना संविधान में एकता पर भी बल दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। यानी कि क्या किया गया, भारतीय संघ व्यवस्था में संघवाद शासन के प्रमुख रूप से 4 लक्षण देखे जा सकते हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता होगी। दूसरा, लिखित और कठोर संविधान होगा। ठीक है। तीसरा, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। चौथा, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन हो, है ना। तो मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो आप इस बात से वाकिफ़ है कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द नहीं है बल्कि यूनियन शब्द है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ का प्रयोग होता है, लेकिन अगर भारत के रेफरेंस में बात करें तो भारत में जो है इन शब्दों का वर्णन देखिए, जैसा कि मैंने आर्टिकल 1 में बताया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा, है ना। और देखिए 2 में क्या है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, समाहित हो, है ना, ये चीज़ें। अब देखिए शक्ति विभाजन, तो भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है, यानी कि एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय सरकार या फिर राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और यदि कभी ये विवाद हो जाए ना कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास है, कौन सी शक्तियाँ राज्य के पास है, तो इसका निर्णय कौन करता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका किस बिहाफ पे करती है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, है ना। तो संविधान जो है इस बात का स्पष्ट व्याख्या करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है और कौन कौन सी शक्तियां केवल राज्यों को। ठीक है, अभी हम टेबल के माध्यम से देखेंगे भी, और इस टेबल में यह भी दिखाया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को कैसे बांटा गया है। शक्तियों का विभाजन जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है ना, ताकि एक दूसरे की शक्तियां क्लैश ना हो और जो है इसमें जो है इन लोगों में वो भी ना आए, मनमुटाव भी ना हो। तो संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी है और राज्यों के उत्तरदायित्व जो है बहुत अधिक हैं। आइए देखते हैं। तो ये रहा टेबल, भारत का संविधान, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सबसे पहले केंद्र की शक्तियां देख लेते हैं। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र की शक्तियां आती हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि बैंकिंग संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का। तो अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप कैसे टिक करोगे, तो इसलिए आपको ये याद होना जरूरी है। तो संघ सूची में क्या क्या है, प्रतिरक्षा, ठीक है, यानी कि डिफेंस, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले हो गए, युद्ध और शांति हो गई, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा। ठीक है। राज्य सूची यानी कि राज्य सरकार का क्या क्या विषय है,
कृषि, पुलिस, ठीक है, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन और प्रादेशिक लोक सेवा। और समवर्ती सूची यानी कि केंद्र का भी विषय है, ये राज्य का भी विषय है, दोनों का जो है अधिकार है ना। तो इसमें जो है शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार। देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, ये जो केंद्र वाला है इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है, और राज्य वाले में केवल प्रांतीय विधायिका, और समवर्ती वाले में केंद्र और प्रांत दोनों ही विधायिकाएं इस मामले पर कानून बना सकती हैं। और एक ये है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इस मामले में जो है, इस मामले में साइबर कानून जो है इस विषय पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। तो इसके बारे में जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।